गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले 2-3 क्लासों में मैंने आपका जो चैप्टर है भारत की खोज का सेकंड चैप्टर तालाश, उसके मैंने पहला और दूसरा पार्ट आपको पढ़ाया। आज तीसरे पार्ट में हमारा जो हेडिंग है भारत माता, तो इस हेडिंग के अनुसार जवाहरलाल नेहरू भारत माता के बारे में हम बताते हैं। वो कहते हैं, अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मतलब जहाँ जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि वो कई सभाओं में जाकर भाषण दिया करते थे, उन्हें भाषण देना पड़ता था। तो जब वो भाषण देते थे तो अपने भाषण में वो अक्सर हिंदुस्तान के बारे में चर्चा करते थे, हिंदुस्तान के बारे में बताते थे। और साथ ही वो ये भी बताते थे कि जो हमारा जो भारत देश है, ये हमारे जो भारत देश है जो है ये भरत के नाम पर, भरत हमारे बहुत बड़े हमारे जो शासक हुए प्राचीन संस्कृत में, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। पहले इसका नाम भरत था, उनके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। तो ये वो बताया करते थे। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। जवाहरलाल कहते हैं कि मैंने ये जो मैं बताता था, ये मैं शहरों में जब भाषण देता था तब मैं इस बात का जिक्र नहीं करता था, क्योंकि वहाँ के जो श्रोता मतलब सुनने वाले जो थे वो गांव के लोगों की अपेक्षा बहुत आधुनिक थे, मॉडर्न थे। तो वे वो पुरानी बातों को सुनना पसंद नहीं करते थे, वो उनको नई चीज़ों को, कुछ ऐसी असरदार भाषणों को सुनना पसंद करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, लेकिन ऐसे किसान जिनका नज़रिया बहुत सीमित था, जो थोड़े कम पढ़े लिखे थे, उनको मैं इस देश के बारे में बताता था जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। मतलब मैं बताता था कि हम इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। और मैं ये बताता था कि हमारा जो भारत है ये, इसका हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न है। हर आप दूसरे चले जाइए, किसी प्रांत में कुछ खान पान है, किसी प्रांत में कुछ है, किसी की बोली कोई अलग है, सबकी बोलियाँ, भाषा, खान पान, रहने का तरीका सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो सब एक ही भारत का हिस्सा है। वो सब हम सब एक हैं, पूरा भारत एक है, ये मैं बताता था उनको। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है। मतलब मैं जब उनको भाषण देता था तब मैं उनको बताता था, मैंने उनको उत्तर से पश्चिम में जब और पूरब से पश्चिम तक के जितने भी किसान थे उन सबकी सामान्य समस्याओं की जानकारी मैंने बताई, उनके प्रॉब्लम्स बताई, उनको क्या क्या परेशानियां हैं। लेकिन मैं उसके साथ साथ मैंने स्वराज की भी बात उनको बताई कि स्वराज क्या है। स्वराज मतलब हमारा राज्य, जिसमें हम अपने हिसाब से रह सकते हैं। अभी हमारा राज्य स्वराज नहीं है, क्योंकि अभी इस पर अंग्रेज़ों का शासन है। अंग्रेज़ों के अनुसार ही हमको रहना पड़ता है, हम उनके नियंत्रण में हैं, वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा स्वराज हो जाएगा तो हम अपने हिसाब से अपने देश में रह सकते हैं। तो ये मैं उनको बताता था। सबके लिए भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उनको बताया कि हमारा जो भारत, बहुत विभिन्नताएं भारत में, लेकिन फिर भी जब स्वराज हमारे भारत में आएगा तो हम पूरा भारत एक हो जाएगा। एक विश्व बंधुत्व की भावना से हमारा भारत में विश्व बंधुत्व की भावना आ जाएगी। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने उनको बताया कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। मैंने उनको उत्तर पश्चिम से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ जहाँ मैंने यात्रा की, वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने आरोपित किया था। तो यह जवाहरलाल नेहरू बताते हैं
कि हमारे जितने भी मैं प्रांतों में गया उन सब की समस्याएं एक थी। उन सब के जितने भी किसान थे उन सब की वही समस्या। सभी लोग गरीबी, कर्ज, निस्वार्थ जमींदारी, महाजन और भारी लगान कर और पुलिस के हत्यारों से सब लोग पीड़ित थे। और ये सब किसकी वजह से ये सब हो रहा था? उस विदेशी हुकूमत की वजह से। उस विदेशी हुकूमत की वजह से ही हमको इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए, ताकि उस सब मैंने उनको यह भी बताया कि अगर हम अपने देश को स्वतंत्र कराने में भरपूर योगदान दें तो हमारी ये जो समस्या है, ये समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। तो हम सभी को राहत मिल सकती है, इन सबसे छुटकारा मिल सकता है। मैंने इस बात की कोशिश की कि भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें। मैंने उनको ये बताने की बहुत कोशिश की जो हमारा भारत है वो अखंड है। विभिन्न प्रांत, विभिन्न विभिन्नताएँ होते हुए भी हमारा संपूर्ण भारत बहुत खंडों में नहीं बटा हुआ, ये एक है। इसलिए हमें इस भारत के बारे में मिलकर सोचना है। हमको एक होकर इसके बारे में, इसकी स्वतंत्रता के बारे में सोचना है, प्रयास करना है और संघर्ष करना है। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम हिस्से हैं, तथा हमें इसके साथ साथ उस विश्व के बारे में भी सोचना है जिस विश्व के हम एक हिस्से हैं। इस प्रकार मैंने उन सब के अंदर अपने भारत के लिए प्रेम जगाने की कोशिश की। उनके अंदर एक भारत के लिए जो हमारे अंदर प्रेम है उस भाव को उनके अंदर है प्रेम, लेकिन वो उनको और निकालने की मैंने कोशिश की। यह काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था। ये जो मैं काम कर रहा था सबके अंदर ये जो देशभक्ति की भावना को जगाने का जो प्रयास मैं कर रहा था, मातृभूमि से उनके प्रेम को प्रकट करवाने का जो प्रयास कर रहा था, बहुत आसान नहीं था। क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधताएँ हैं, सबके सोचने का तरीका, सबके रहने का तरीका एक दूसरे से भिन्न है और सभी फिर अपने बारे में सोचते हैं। पर इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि अगर मैंने इतना कोशिश करा था और मेरा ये सोचना था अगर मैं कोशिश करूं तो मैं इसको अपने प्रयास में सफल हो सकता हूं। मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन भारत महाकाव्यों, पुराण कथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी और मुझे ये भी पता था, मैं ये सोचता था कि हमारे जितने भी हमारे जो भारत के लोग हैं उनको हमारे प्राचीन महाकाव्य और पुराण कथाओं और दंत कथाओं जिसमें हमारे भारत के बारे में इतना लिखा हुआ, विस्तार से लिखा हुआ है, भारत की परंपराओं के बारे में, भारत की संस्कृतियों के बारे में, और भारत जिसकी वजह से हमारा भारत एक सुंदर और बहुत ही समृद्ध देश रहा है, उनकी पूरी उनको ज्ञान था। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा रखा था। मतलब इन साहित्यों को पढ़कर, महाकाव्यों, पुराण कथाओं, तत्वों को पढ़कर वो देश की बारे में भली भांति जान सकते थे। उन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी, और ऐसे बहुत से लोग थे उन लोगों में, जो लोगों से मैं मिला, जिन्होंने हमारे देश के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल सबकी यात्राएं अच्छे से कर रखे थे, वो इसके बारे में अच्छे से जानते थे। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुँचता तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब भी किसी सभा में वो भाषण देने के लिए जाते थे तो एक स्वर में सब लोग जोर से बोलते थे, भारत माता की जय, क्योंकि हम सब एक ही भारत माता की संतान हैं। हमारे अंदर भारतीयता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस प्रकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजन करता और चकित भी करता। मतलब मैं उनके अंदर ये मैं जानना चाहता था कि वो भारत के प्रति उनके अंदर प्रेम है, कितना वो भारत के बारे में जानते हैं। मैं उनसे प्रश्न करता था, उनकी ठीक से समझ में नहीं आता, उनको मेरा प्रश्न ठीक से समझ नहीं आता था। मैं उनसे पूछता था कि आप भारत माता की जय क्यों बोल रहे हो, आप भारत माता की जय क्यों बोल रहे हो। तो वो ये बात का जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो इतने सरल और सिंपल, इतने सीधे लोग थे, इतने साफ हृदय के लोग थे, उनको इसका जवाब देना नहीं आता था। और फिर मेरी ओर वे ताकने लगते थे और मैं बार बार उनसे सवाल करता जाता। आखिर एक खट्टा जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से टूट ना आता था जवाब देता। जब मैं बार बार सवाल करता था तो कुछ लोग उसमें से बोलते थे कि क्योंकि ये भारत माता हमारी धरती है और भारत की जो मिट्टी है बहुत ही प्यारी है, इसलिए हमको प्रेम है, इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं।
मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले, राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? मैं उनसे इस तरह के सवाल इसलिए करता था ताकि मैं ये देखना चाहता था कि उनके अंदर भारत के प्रति कितना प्रेम है, वो कितना भारत को जानते हैं। प्रश्नोत्तर का सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक ये प्रश्न करते रहते। आखिर में कहते, भारत में सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा था। जब मैं बार बार उनसे प्रश्न करता था तो वो बोलते थे कि जो भारत है, हम जो सोचते हैं भारत के बारे में सोचते हैं, वो भारत एक ही है। भारत हमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत से ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते, मतलब भारत के इस पहाड़ों की वजह से, नदियों, जंगलों, फैले हुए खेतों की वजह से हमें खाना मिलता है, हमारा जीवन निर्वाह होता है। इसलिए हमें यह भारत प्रिय है। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारे भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। हमने बताते थे भारत की जनता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यही इन लोगों की वजह से ही यहाँ भारत का महत्व है। वे सब लोग विशाल धरती पर चारों तरफ फैले हुए हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। जो हमारी भारत माता है, ये इन्हीं लाखों लोगों के ही कारण हमारी भारत माता का ही वो एक रूप है, और यही उनकी जय का अर्थ है। इसीलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि हम स्वयं इस भारत माता का हिस्सा हैं, भाग हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। मतलब इसमें जवाहरलाल नेहरू ये कहना चाहते हैं कि मैं उन सबके अंदर भारत के प्रति प्रेम उत्पन्न कर रहा था। मैं ये भारत का जो प्रेम उनके अंदर सोया हुआ था, भारतीयता जो उनके अंदर सोई हुई थी, उसको मैं जगाना चाहता था। उनके अंदर मैं एक देश प्रेम को जागृत करना चाहता था। इसलिए मैं उनको मैं बार बार सवाल करता था, और उनको मैं उत्साहित कर रहा था। दूसरा जो शीर्षक है भारत की विविधता और एकता। इस शीर्षक में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं भारत इस शीर्षक के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू भारत की विविधताओं के बारे में बताते हैं कि किस तरह से भारत इतना विविध होते हुए भी एक है। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई उसे देख सकता है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारे भारत में इतनी विविधताएं हैं और वो इतनी आश्चर्यजनक हैं कि वो सभी लोगों को बाहर से दिखाई पड़ती है। मतलब बाहर से देखकर कोई भी कह सकता है कि भारत में इतनी विविधता है। देख, भारत में इतने विभिन्न प्रांत हैं, उनकी विभिन्न प्रांतों की भिन्न बोलियां हैं, तो खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि इनका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है। मतलब भारत इन सब चीज़ों में ही विभिन्न नहीं है, मतलब लोगों की शारीरिक बनावट में भी वो भिन्न है, और मानसिक आदतों और विशेषताओं में भी, मतलब लोगों की जो मानसिक आदतें हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उससे भी वो बहुत तरीके से भिन्न है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाकों के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता मिलती है। यदि आप उत्तर पश्चिमी इलाकों के पठानों को देखेंगे और उधर सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में देखेंगे तो आपको बहुत ही दोनों में विभिन्नताएं मिलेंगी, मतलब बहुत ही कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, मतलब वो उनकी जो प्रजातियां हैं, उनके जो शारीरिक गठन है, वो सब भिन्न है। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं, लेकिन कुछ भावनाएं उनके अंदर समान हो सकती हैं, लेकिन उनका जो शारीरिक चेहरे और शारीरिक गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार देशों की याद दिलाते हैं। मतलब यदि आप वहाँ के लोगों को देखेंगे, वहाँ के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के लोग देखेंगे तो आपके वहाँ के लोगों को, आपके जो रिवाज हैं वो कश्मीर के और हिमालय के लोगों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। यदि आप जवाहरलाल बताते हैं कि पठान लोगों के जो नृत्य हैं कोजक नृत्य है, पठान लोगों के जो लोक नृत्य हैं वो रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते जुलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है।
जैसे तमिल पर। लेकिन इन भिन्नताओं इतनी भिन्नताएं होने के बाद भी जो जैसे पठानों पर भारत का प्रभाव है वैसा ही प्रभाव तमिल पर भी है। मतलब दोनों मूल रूप से भारतीय हैं, पर उनमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े हुए हैं। ये सब जवाहरलाल नेहरू बताते हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि ये जो पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ थीं जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में रह रही थी, वो जब इस्लाम हमारे भारत में नहीं आया था उसके पहले वो बौद्ध ही थी। लेकिन इस्लाम के आने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, और इससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी, और बौद्ध से भी पहले वो हिंदू थी। मतलब जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि पहले वो हिंदू थी, बाद में वो बौद्ध हुई, और बाद में वो तुर्की और इस्लाम उन्होंने अपना धर्म में परिवर्तित कर लिया। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। जो सीमांत क्षेत्र था वो प्राचीन भारतीय संस्कृति का मुख्य केंद्र हुआ करता था। अब भी स्मारकों मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। यदि आप उनके स्मारकों मठों को देखेंगे और अवशेषों को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। मतलब जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि तक्षशिला का जो महान विश्वविद्यालय है वो 2000 वर्ष पहले बहुत ही प्रसिद्ध था। सारे भारत के साथ एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी वहाँ खींचे जाते थे। मतलब प्राचीन काल में पूरे एशिया के जो बच्चे थे वहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए आया करते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों में ने जो मानसिकता विकसित कर ली वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। मतलब इस्लाम धर्म आने के बाद बहुत से लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन उनकी जो अंदर की मानसिकता थी कि हम भारतीय हैं वो नहीं बदल पाई। अंदर से वो भारतीय ही थे। पठान और तमिल जो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। मतलब स्पेशल रूप से अगर पठानों और तमिल को बोलें तो वो ऐसे उदाहरण हैं जो एक दूसरे बिल्कुल भिन्न है। मतलब उनकी कुछ भी चीज़ आपस में नहीं मिलती, लेकिन एक है कि वो भारतीय है। ये बहुत बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों से बीच है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनमें कुछ चीज़ें आपस में मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपस में नहीं मिलती हैं। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं। कोई किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कोई किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की। लेकिन उन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो है कि वो भारतीय हैं। उनके अंदर से एक भावना है कि हम एक भारतीय हैं। ये जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, हिंदी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए रहा है। मतलब ये बहुत ही, अगर हम ये सोचें, ये जानकारी प्राप्त करें तो बहुत ही हैरत में डालने वाली ये जानकारी है कि इतनी जो अलग अलग भाषाएं हैं, इतने अलग अलग प्रांत हैं, ये अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक जैसे। लेकिन अगर इन सबके हम गुणों को, दोषों को अगर हम गहराई से देखें तो पता चलेगा कि वो एक जैसे हैं, उनमें बहुत समानताएं मिलती हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा अभिलेखों से मिलती है। मतलब यदि हम पुरानी परंपराओं और पुराने अभिलेखों को देखें या जानकारी प्राप्त करें तो पता चलेगा कि इन लोगों के जो मूल आधार है वो एक ही है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। मतलब ये जितने भी जो भाषाएं हैं, जितने प्रांत हैं, उन सब की विरासत जो है वो भारतीय थी, उनकी एक ही विरासत है, और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान है। और उनकी जो मानसिक विशेषताएं हैं, उनकी जो आचरण है, व्यवहार तरीका, वो सब एक ही है। वो क्या है? वो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, एक दूसरे के प्रति विश्व बंधुत्व की भावना, एक दूसरे के प्रति प्यार देना, एक दूसरे की सहायता करना, ये सब भाषाएं सब में समान है। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी। यदि आप प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत को देखें तो देखेंगे कि अपने में
इतनी एकता थी, पूरे भारत एक जैसा हुआ करता था, एक संस्कृति और सभ्यता थी। पूरे भारत में एक ही संस्कृति हुआ करती थी, एक ही सभ्यता हुआ करती थी, जिस तमाम चीज़ों को आकार दिया, जिसने बहुत से हमारी चीज़ों को आकार दिया। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जब्त हो गए। बहुत से विदेशी लोग आए, उन्होंने अपना प्रभाव डालने की संस्कृति पर बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, कुछ लोग इसी के अंदर मिल गए, उन्होंने इसी को अपना लिया। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। जब भी ऐसी शक्तियाँ आए जो हमारे देश के प्रशासन कर सकें, हमारे देश को अलग कर सकें, तो उन्होंने अब इसमें सामंजस्य बिठाने की बहुत कोशिश किया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी थी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई है। इसके अंतर्गत विश्वासों, रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। मतलब जैसा बताते हैं कि जितने भी हमारे प्रांत बट गए, उनमें आपस में जो विविधताएँ हुई, उनमें आपस में एक दूसरे की विभिन्नताओं को सम्मान दिया गया, उनको एक दूसरे की सहिष्णुता पालन, मतलब एक दूसरे के दूसरे के विश्वासों, रीति रिवाजों को सम्मान दिया गया, उन्हें बराबर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से मेल कराने की कोशिश की गई। किसी एक देशी समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी मान्यताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। यहाँ लोग बताते हैं कि जितने भी देशी समूह हैं, यदि कितने भी घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, लेकिन उनमें आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप देख ही सकते हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशी समूह से की जाती है, लेकिन जब हम उसकी तुलना किसी दूसरे विदेशी किसी बाहर की तुलना से करते हैं, तब वो आपस में एक दूसरे हो जाते हैं। मतलब हमारा भारत, यहाँ जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि हमारा भारत अंदर से कितना भी विभिन्नताएं लिए हो, कितना भी उसमें विभिन्नताएं हों, लेकिन जब किसी बाहर के किसी देश से, किसी समूह से तुलना की जाती है, तो उसकी एकता प्रकट होती है। ये बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या धुंधली पड़ जाती है। मतलब ये जवाहरलाल बता रहे हैं कि जो दो निकटवर्ती समूह होते हैं, दो अलग आपस के जो प्रांत होते हैं, उनकी जो भिन्नताएं होती हैं वो आपस में धुंधली पड़ जाती हैं। उनकी बहुत सी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं या आपस में घुल मिल जाती हैं। मतलब वो इतने आपस में होते हैं कि बहुत से रीति रिवाज या अपनी परंपराओं दूसरे से मिला लेते हैं, मेल कर लेते हैं। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था। मतलब हमारा जो प्राचीन और मध्य युग था, उस वक्त हमारे आधुनिक राष्ट्र के जो विचारधारा थी, इसने इतना जन्म लिया था। उस वक्त इतने विभिन्नताएं नहीं थी। सामंती धार्मिक जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है। मतलब जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि भारतवासी किसी भी प्रांत में चला जाए, किसी भी रीति रिवाजों को देख ले, लेकिन उसके अंदर मतलब वो एक बाहर ये महसूस नहीं करता कि वो किसी अलग जगह पे आ गया। उसको एक भारतवासी, एक जो भारतीयता की जो अनुभव होता है, उसे हर जगह महसूस होता था। उसे ऐसा महसूस होता था मैं अपने घर में ही हूँ। उन देशों में जाकर दूर तक, जबकि किसी दूसरे देश में पहुँच कर बैठने में अपरिचित महसूस करता। मतलब ये जवाहरलाल बता रहे हैं कि जैसे अपने किसी अंदर देश में कहीं भी चले जाएं, तो हमको वहाँ पर वो सब अपनापन महसूस होता है, लेकिन जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ में हमें अजनबी महसूस होता है। ठीक है ना। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो अपना महसूस होता है, लेकिन जब घर से बाहर चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे के घर पे आ गए हैं। उन देशों में जाकर उन्होंने दूर तक अब उसकी संस्कृति धर्म को अपना लिया था। उसे अजनबीपन का बहुत निश्चय ही कम होता है। जब लोग बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने विदेशों में दूसरे धर्म को अपना लिया, दूसरी संस्कृति को अपना लिया, तो निश्चित तौर से उन्हें वहाँ का थोड़ा अजनबीपन कम हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें आज भी जब विदेशी लोग होते हैं, जो बाहर के देशों में चले जाते हैं, तो वहाँ पूरी तरीके से उसमें हम नहीं अपना पाते। वे लोग किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए थे। कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए।
जैसे यहूदी, पारसी, मुसलमान। जिन भारतीयों ने धर्म को स्वीकार किया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। मतलब बहुत से ऐसे थे जिन्होंने गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे, मतलब कुछ ऐसे जो दूसरे धर्म को मानते थे, और कुछ पीढ़ियों को जनने के बाद स्पष्ट रूप से वो भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार किया, मतलब बहुत से ऐसे भारतीय थे जिन्हें यहूदी धर्म स्वीकार करना पड़ा, किसी वजह से पारसी धर्म स्वीकार करना पड़ा, और किसी को मुसलमान धर्म, मोहम्मदन धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उन्होंने धर्म स्वीकार तो कर लिए, लेकिन धर्म परिवर्तन के बावजूद वो अंदर से भारतीय बने रहे। ऐसा नहीं कि अगर वो मुसलमान हो गए तो वो उन्होंने भारत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, भारत की मान्यताओं को स्वीकार किया, ऐसा नहीं हुआ। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। चलिए बताते हैं, जब हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना, मतलब राष्ट्र को ही हमें ऊपर रखना है, सबसे पहले हमें राष्ट्र के बारे में सोचना है, उसके बाद हमें स्वयं के बारे में सोचना है। जब ये भावना विकसित हो गई, तब जो ऐसे बहुत से लोग भारतीय जो विदेश में रहते थे, उन्होंने वहाँ पर एक समुदाय बना लिया, अपने भारतीयों का समुदाय बना लिया, और वहाँ पर एकजुट होकर रहते हैं। भले ही उनमें भीतरी मतभेद, भले ही उन लोगों में आपस में मतभेद हों, लेकिन जब एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाता है तो उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। मतलब एक ईसाई जो कि पहले हिंदुस्तानी था, उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वो कहीं जाता है तो हिंदुस्तानी ही माना जाता है, क्योंकि उसका जो व्यवहार करने का तरीका है, उसका जो सोचने का तरीका है, वो सब हिंदुस्तानी है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब या ईरान या किसी भी अन्य देश में वहाँ इस्लाम धर्म का प्रयुक्त हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। इसी प्रकार कोई भी हिंदुस्तानी जिसने मुसलमान तुर्की में, अरब में चला गया, रहने लग गया, वहाँ का धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन वहाँ पर आज भी उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है, क्योंकि वो उस विचारों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता, उसके अंदर भारतीयता बनी रहती है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं, और कोई भी दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आ जाती हैं, और मैं सोचता हूँ कि दूर दूर तक फैले मैदानों, उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में, उन कस्बों शहर के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। जवाहरलाल यहाँ कहते हैं कि मैंने बहुत से गाँवों और बहुत से शहरों में मैंने यात्रा की, और मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं जो अलग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, उनका रहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका सब अलग अलग होता है। वो एक दूसरे से नहीं मिल सकता, कि फिर भी वो अंदर से भारतीय ही रहते हैं। इसलिए मैंने बहुत इन सब के बारे में, हमारा जो भारत है वो बहुत सी विविधताएँ लिए हुए है, लेकिन वो मूल जो उसके अंदर वो है कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी। फिर इसके आगे थोड़ा सा है बच्चों और है, वर्षा ऋतु की इस जादुई बरसात के बारे में, जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य हरियाली के मिलाते बदल देती है। विशाल नदियों, उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर गांव के बारे में। जवाहरलाल नेहरू यहाँ बताते हैं कि वो कई जगह उन्होंने अपनी यात्राएं की, तो उन्होंने वर्षा ऋतु से उस जादुई बरसात के बारे में, धरती जो वर्षा ऋतु बरस का मौसम आता है और हमारी पूरी जो धरती होती है वो वर्षा ऋतु से भीग जाती है, और हमारी पूरी धरती हमारी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और इतना सुंदर हो जाता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। विशाल नदियों, उनके बहते जल के बारे में बताया। ठंड की चादर से लिपटे, मतलब जो पहाड़ों पर बर्फ़ की चादरें, बर्फ़ से पूरी चादर बर्फ़ ढक जाते हैं, उसके बारे में बताया। भारत के दक्षिण सिरे के बारे में बताया, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय और बसंत के बारे में भी, में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में, जिनमें फूल से लदी है, के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बताया। और उसके बाद बीच से कलकल झरना बहता है, हम सब अपनी पसंद से बनाते हैं, उसे आप सहेज कर रखते हैं। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत की जो इतनी सुंदरता का वर्णन किया है। जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि हमारे भारत में इतनी सुंदरता है, जब बरसात का मौसम आता है तो संपूर्ण जो हमारी भारत की धरती है वो हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, इतना सुंदर हो जाती है। और जब तो विशाल नदियों से हमारे भारत की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है, और जब
ठंड आती है तो ठंड से हमारे हिमालय पर्वत है वो पूरा चद्दर ओढ़ लेते हैं, और हमारे संपूर्ण बसंत ऋतु में संपूर्ण हमारे कश्मीर की पहाड़ियाँ पूरा फूलों से लद जाती है। तो इस तरह हमारे भारत की सुंदरता का जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, अब आगे का मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में